हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने रिडक्शन पोटेंशियल देखा था और उस रिडक्शन पोटेंशियल से हमने सेल पोटेंशियल फाइंड किया था जिसको हमने ईएमएफ भी बोला था। यहाँ तक हमारा हो गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सेल पोटेंशियल है जिसको हमने रिडक्शन पोटेंशियल बोला था, ये सेल पोटेंशियल फाइंड कैसे करते हैं। पहली बात तो उसको हम बोल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ सेल पोटेंशियल या तो सेल पोटेंशियल का कैलकुलेशन। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ या तो सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं ई। ठीक है, तो ये सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड कैसे करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हम बोलेंगे ई। ठीक है, तो होता ऐसा है, फर्स्ट पॉइंट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कांट बी मेजर्ड। इसका मतलब हम एक्यूरेट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हम जो वैल्यू फाइंड करते हैं दैट मस्ट बी वी कैन कैलकुलेट रिलेटिव वैल्यू, वी कैन कैलकुलेट रिलेटिव वैल्यू। ठीक है, मतलब सपोज हमने देखा कि कहीं पे लिखा होता है कि जो कॉपर रहेगा, सॉरी Zn रहेगा, उस Zn का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। हियर राइटिंग इज दैट standard reduction potential of Zn Zn plus 2 is converted into Zn, that will be 0.76 volt। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज लिखा हुआ है कि Zn का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू 0.76 वोल्ट है। तो ये Zn का रिडक्शन पोटेंशियल इतना ही क्यों है, उनको कैसे, उन्होंने काउंट कैलकुलेट कैसे किया, ये हमको देखना होगा कि उन्होंने ये जो वैल्यू कैलकुलेट किया वो किस प्रकार से कैलकुलेट किया। तो जिन्होंने कैलकुलेट किया उनका कहना ऐसा है कि हम डायरेक्टली एक बीकर में ZnSO4 और Zn का सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब ZnSO4 का सॉल्यूशन लेंगे और Zn का सॉल्यूशन लेके उसमें हम ZnSO4 का सॉल्यूशन लेके वहां पे हमने Zn के रॉड को डिप कर दिया और उसके अंदर का चेंज देखेंगे। तो ये हम चेंज डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो ये चेंज हमको क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव फाइंड करना पड़ेगा। रिलेटिव का मतलब ऐसा होता है, सपोज मैंने पूछा सुरेंद्र नगर से अहमदाबाद कितना दूर है, तो बोलेंगे कि यहाँ से ये 110 किलोमीटर है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे ये डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि सुरेंद्र नगर को हमने एज अ रेफरेंस लिया है। मैंने आपको पूछा सुरेंद्र नगर से अहमदाबाद का डिस्टेंस कितना है, तो आपने बोला कि सर सुरेंद्र नगर से अहमदाबाद का डिस्टेंस 110 किलोमीटर है। तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये मान के चलते हैं कि ये जो रहेगा ये 0 किलोमीटर है और यहाँ से मेजर करेंगे और यहाँ से अहमदाबाद पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा 110 किलोमीटर। तो यहाँ से पता चलेगा कि टोटल डिस्टेंस जो रहेगा वो कितना रहेगा, 110 रहेगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी चीज को मेजर करते हैं, रिलेटिव टर्म्स को जब फाइंड करते हैं तो किसी एक का वैल्यू 0 कंसीडर करना होता है, किसी एक का वैल्यू 0 कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पे मैं सुरेंद्र नगर से अहमदाबाद का डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, मैं इस साइड में सुरेंद्र नगर और राजकोट के बीच का डिस्टेंस मेजर करता हूँ। तो इस साइड में पता चला ये 125 किलोमीटर है। कितना है, 125 किलोमीटर है। तो एक साइड में अहमदाबाद है जो 110 किलोमीटर है, एक साइड में राजकोट है जो 125 किलोमीटर है। ठीक है, वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो दोनों का जब हमने डिस्टेंस फाइंड किया सुरेंद्र नगर से, तो सुरेंद्र नगर से सुरेंद्र नगर कितना किलोमीटर है, 0 किलोमीटर। इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस रहेगा वो 0 लिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सुरेंद्र नगर जो होता है वो किसका काम करेगा, रेफरेंस का काम करेगा। आपको समझ में आ गया। तो सुरेंद्र नगर जो रहेगा वो यहाँ पे रेफरेंस सिटी का काम कर रहा है और इस रेफरेंस सिटी के हिसाब से बाकी का डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब मैंने पूछा यहाँ से नागपुर कितना दूर है, तो सपोज मैंने बोला ये 1100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 1100 किलोमीटर है।
तो ये डिस्टेंस जब मेजर किया तो सुरेंद्र नगर का जो डिस्टेंस है वो कितना लिया हमने 0 किलोमीटर, और यहाँ से हमने नागपुर का डिस्टेंस फाइंड किया। तो इसके लिए भी हमने सुरेंद्र नगर को क्या लिया, रेफरेंस लिया है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है, ये इस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो किसी एक का जो वैल्यू रहेगा वो 0 लेना पड़ेगा और उसको बाकी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, और जिसका वैल्यू 0 लेते हैं उसको हम लोग एज अ रेफरेंस करके यूज करेंगे और उसका कंपैरिजन में फाइंड करेंगे कि उसके कंपेयर में कितना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सुरेंद्र नगर एक रेफरेंस का काम करता है, वैसे ही जब हम किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करते हैं, जब किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करते हैं, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करने के टाइम पे भी हमको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हम उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के हिसाब से जाते हैं। अब लिखा तो है रिलेटिव वैल्यू, तो क्वेश्चन ये आता है हम रिलेट किसके साथ करेंगे, रिलेट विथ whom, रिलेट विथ whom, ये क्वेश्चन आता है। आपने तो बोल दिया सर कि रिलेट करेंगे, इससे हम लोग रिलेटिव वैल्यू को फाइंड करेंगे, लेकिन रिलेट किसके साथ करना है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम जिसके साथ रिलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन बहुत सारे में से आपको एक के बारे में पढ़ना है और उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे हम जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड करके यूज करते हैं। शॉर्ट में लिखूंगा SHE, फुल फॉर्म स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, सबसे पहली बात इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है दैट इज कंसीडर्ड एज 0.0। तो इस इलेक्ट्रोड का जो वैल्यू रहेगा वो 0 होना चाहिए, तो ही इसको हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंसीडर करेंगे। ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है वो बना किससे होता है, ये बना होता है ग्लास ट्यूब का, और ये ग्लास ट्यूब जो रहेगा ये इन्वर्टेड रहेगा जैसे यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ग्लास ट्यूब दिख रहा है ये ग्लास ट्यूब इन्वर्टेड फॉर्म में यहाँ पे है। पहले बात इसमें ये जो वायर अंदर दिख रहा है ब्लैक कलर का, इट इज अ प्लेटिनम वायर। ये क्या है, प्लेटिनम वायर। और ये जो प्लेटिनम वायर है ये रेड कलर से कोटेड किया हुआ है, रेड कलर से कोटेड किया हुआ है। तो ये बीच में से जो आ रहा है वो हमारा वायर है, और ये जो रेड कलर का जो है वो उसका कोटिंग है। अब इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा वो ठीक पेन के जैसा है, इस पेन के जैसे। ठीक है, अब ये नीचे में जो है वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ये जो यहाँ पे है ये प्लैटिनम का प्लेट है, दिस इज अ प्लैटिनम प्लेट। ठीक है, तो हुआ कैसे, इफ हम पेन के अंदर देखेंगे तो क्या है, पेन के अंदर क्या है, रिफिल है, सही है ना। तो पेन के अंदर ऐसा एक रिफिल है और रिफिल के आउटसाइड में एक केस है ऐसा। ठीक है, तो ये जो है ये भी वैसे ही है, मतलब हमने पेन लिया, पेन के इनसाइड में से जो रिफिल जा रहा है वो रिफिल जो रहेगा ये प्लैटिनम का वायर है, और इस रिफिल के सराउंडिंग में ये जो प्लास्टिक का कोटिंग है वैसे ही इस प्लैटिनम वायर के सराउंडिंग में यहाँ पे एक इंसुलेटर का कोटिंग रहेगा। और जैसे ये पेन नीचे में खुलेगा तो यहाँ पे क्या है, ये रिफिल है, मतलब नीब है, इस नीब पे ये प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड अटैच रहेगा। ठीक है, तो ये जो नीचे दिख रहा है ब्लैक कलर का ये प्लैटिनम का प्लेट है, और वो प्लैटिनम का प्लेट नीचे ऐसे इस प्लैटिनम वायर को अटैच है। ठीक है, रिमेनिंग जो पोर्शन रहेगा उसके इनसाइड में प्लैटिनम वायर है और आउटसाइड में उसके कोटिंग है, और कोटिंग के इनसाइड में हमने क्या किया, प्लैटिनम वायर को लिया। समझ रहा है ना। ठीक है, तो इसके इनसाइड में जो है ये ब्लैक कलर का दिख रहा है वो प्लैटिनम वायर है जो यहाँ पे रिफिल का काम कर रहा है, और ये प्लास्टिक जो है वो कोटिंग का काम कर रहा है। नीचे उस प्लैटिनम वायर पे प्लैटिनम का प्लेट अटैच्ड है जो इस प्रकार से अटैच्ड है। ठीक है, तो प्लैटिनम प्लेट नीचे अटैच्ड है। ये वाला जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड है ये एक सॉल्यूशन में मिक्स्ड है, और ये जो सॉल्यूशन रहेगा ये रहेगा 1 मोलर HCl।
तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन रहेगा इसमें प्लैटिनम एक्ट एज इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम एक्ट एज इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे ये प्लैटिनम जो रहेगा वो इलेक्ट्रोड का काम करेगा। ठीक है। दूसरी बात, हमने स्टैंडर्ड इसलिए यूज किया है, स्टैंडर्ड नाम का वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा ये 1 मोलर है, इसका टेम्परेचर जो रहेगा ये 298 केल्विन है और इसका प्रेशर जो रहेगा वो 1 बार है। और ये तीनों के तीनों कंडीशन जरूरी होते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, और इस इलेक्ट्रोड में स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करने की वजह से इसको बोला है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन क्यों बोला उसका रीजन बताता हूँ। ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड में हम एक साइड में से क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे। इसको पास करेंगे हाइड्रोजन गैस को, और हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को यूज कर रहे हैं और इसीलिए इसको कहा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन किए हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो ये रहेगा इसका कंस्ट्रक्शन, ये रहेगा इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किससे बना हुआ है? ये आउटसाइड में ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब के इनसाइड में प्लैटिनम का वायर है, प्लैटिनम के वायर के नीचे प्लैटिनम का प्लेट है। ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का काम करेगा। ये जो प्लैटिनम का वायर है, इस वायर को कोटिंग किया हुआ है। क्वेश्चन ये आता है इस वायर को कोटिंग करने का जरूरत क्या है, कोटिंग करने का नीड क्या है? जरूरत ऐसा है, जब यह हाइड्रोजन गैस यहाँ से एंटर करेगा तो क्या होगा, इफ ये हाइड्रोजन गैस इस प्लैटिनम वायर के कांटेक्ट में यहाँ पे आता है तो ये हाइड्रोजन गैस यहीं पे रिएक्शन करेगा। कहाँ पे? अपर पार्ट में, और वहां पे रिएक्शन होने से रोकना है, और इसीलिए हमने इस प्लैटिनम के वायर को कोटिंग कर दिया। इससे क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस प्लैटिनम वायर के साथ यहाँ पे डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करेगा। और प्लैटिनम वैसे भी इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब होता है वो अपना सरफेस प्रोवाइड करते हैं। देखो इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और इनर्ट इलेक्ट्रोड खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बस वो अपना सरफेस प्रोवाइड करते हैं। हमने हेल-हेरोल्ड प्रोसेस देखा था, उसमें क्या हुआ था, जो कार्बन का हमने इलेक्ट्रोड यूज किया था, ये कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना था। और हमने बोला था वहां पे एल्यूमिनियम के प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में कि ये जो कार्बन का रॉड होता है, ये कार्बन का रॉड 1 किलो एल्यूमिनियम को बनाने के लिए हमको आधा किलो कार्बन चाहिए, और ये कार्बन हम उस इलेक्ट्रोड से यूज करते हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड था कार्बन का, वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, खुद इन्वॉल्व हो रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे? एक्टिव इलेक्ट्रोड। वो खुद वहां पे रिएक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ था, उस कार्बन के इलेक्ट्रोड का साइज कम हुआ था। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन इफ हम यहाँ पे ये प्लैटिनम जो रहेगा वो खुद कुछ रिएक्शन नहीं करेगा, वो बस अपना सरफेस प्रोवाइड करेगा, तो ऐसे इलेक्ट्रोड को बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे जो प्लैटिनम है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है, मतलब इसका वेट ना ही बढ़ेगा ना ही कम होगा। इफ वो एक्टिव रहेगा तो उसका वेट चेंज होगा, या तो वो बढ़ेगा या तो वो कम होगा, दोनों पॉसिबिलिटी है। इफ वहां पे डिपोजिशन हो रहा है तो बढ़ेगा, डिपोजिशन नहीं हो रहा है तो कम हो रहा है, कम होगा। सही है। तो प्लैटिनम इज एक्ट एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो ये समझ में आ गया इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है और एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है। हेल-हेरोल्ड प्रोसेस का एग्जांपल है जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड था, जिसने खुद पार्टिसिपेट किया था रिएक्शन में। लेकिन यहाँ पे जो प्लैटिनम रहेगा वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अपना सरफेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये हाइड्रोजन डायरेक्टली इस प्लेट के सरफेस के ऊपर रिएक्शन करे, ये वायर के साथ रिएक्शन ना करे। अब वायर भी प्लैटिनम का बना हुआ है और प्लेट भी प्लैटिनम का बना हुआ है, तो रिएक्शन जब वो प्लैटिनम के प्लेट के साथ कर सकता है तो वो वायर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, और वो रोकने के लिए हमको क्या करना होगा, इस प्रकार से देखना होगा। समझ गए बात को? ठीक है। तो ये होता है इस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का काम। इनसाइड में जो सॉल्यूशन है वो 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन है। 1 मोलर HCl है, मतलब ये हमको H+ आयन देगा।
ये क्या करेगा, हमको H+ आयन देगा। और यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसीलिए कहा है क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस को यूज करता है। दूसरी बात, स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करते हैं तो इसको बोला है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये दोनों का काम कर सकता है, कैन एक्ट एज बोथ एनोड एंड कैथोड, मतलब ये दोनों का काम कर सकता है। ठीक है, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल कितना कंसीडर किया हमने, 0 वोल्ट कंसीडर किया हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि इसको हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैंने बोला कि यहाँ पे हमने SHE को यूज किया जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.0 वोल्ट, कितना है 0.0 वोल्ट। यहाँ पे हमने एक सेल A को यूज किया जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट, और यहाँ पे हमने B सेल को अटैच किया जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.12 वोल्ट, या तो ऐसे माइनस। ठीक है, अब क्या हुआ, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इसके साथ कनेक्ट किया, तो क्या होगा, इस A वाले सेल में A वाले इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, A वाले सेल का ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा। क्यों, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है, मतलब यहाँ पे A वाले इलेक्ट्रोड का रिडक्शन होगा और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा, एनोड का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। समझे बात को, समझ लेना। हाँ, मतलब इस A इलेक्ट्रोड को हम SHE के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और इस HSE से रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, तो उस वाले सेल का हाफ सेल का, ये एक हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल है, इट इज अ हाफ सेल। ठीक है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो A का हो जाएगा रिडक्शन और SHE का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो SHE जो रहेगा वो किसका काम करेगा, एनोड का। इफ हम इसके बदले हम SHE को इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो B का रिडक्शन पोटेंशियल -0.12 है, इसका मतलब B का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, और कंपेयर टू SHE B का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो B का ऑक्सीडेशन होगा और SHE का रिडक्शन होगा। सही है ना, तो SHE का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये जो SHE रहेगा वो किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। मतलब इस वाले सेल के साथ, हाफ सेल के साथ वो एनोड का काम कर रहा था, तो इस वाले सेल के साथ वो कैथोड का काम करेगा। मतलब ये दोनों काम कर सकता है, कैथोड और एनोड दोनों का काम कर सकता है, इसलिए आप लिखा हुआ है कैन एक्ट एज बोथ एनोड एंड कैथोड। ये डिपेंड करता है कंडीशन के हिसाब से, ये डिपेंड करता है कंडीशन के हिसाब से। ये एग्जांपल समझ में आ गया, ये एग्जांपल समझ में आ गया, क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जब दोनों का काम करेगा, कौन, SHE, तो रिएक्शन कैसे करेगा। जब ये एनोड का काम करेगा, एक्ट एज एनोड, जब ये एनोड का काम करेगा तो यहां पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, कौन कौन है यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H+ है और यहाँ पे Cl- है। किसका ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा H2 का, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा H2 का, और ये जो H2 गैस हमने यूज किया था ये कन्वर्ट हो जाएगा H+ में, साथ में ये इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा। समझे बात को, तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है ना, ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन। जब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन रहेगा, दैट रिएक्शन शुड बी H2 is converted into H+ with loss of 2 electrons, ऐसे। तो इफ ये एनोड का काम करेगा,
तो इस सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा? इफ ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है तो इस सॉल्यूशन में से H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे आगे लाइन देके लिख सकता हूँ, हियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन विल इंक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन विल इंक्रीज। ठीक है। सेकंड कंडीशन, इट एक्ट एज कैथोड, एक्ट एज कैथोड, तो क्या होगा? रिडक्शन होना चाहिए। अब रिडक्शन किसका होगा? ये रिडक्शन हाइड्रोजन का होगा और ये H प्लस आयन जो रहेगा ये H2 में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? H2 में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे रहेगा? यहाँ पे रिएक्शन रहेगा 2 मोल्स ऑफ H प्लस, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड इनटू H2 गैस। तो ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन। इस रिडक्शन रिएक्शन की वजह से H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? यहाँ पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा वो कम हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर रखना है, MCQ इन पे भी आ सकता है, समझ गए बात को। तो एक में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, दूसरे में कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। पहले वाला जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो गैस को यूज कर रहा है और एक्वस में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा वाला रिएक्शन एक्वस को यूज करके गैस में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब सेकंड वाला रिएक्शन होगा तो यहां से बबल्स बाहर निकलेंगे। यहां से क्या बाहर निकलेंगे? यहां से बबल्स बाहर निकलेंगे। तो हम यहां पे से बबल्स को निकाल सकते हैं। ये जो बबल्स है इफ ये बाहर से निकलते हैं, इसका मतलब यहाँ पे H2 गैस जो रहेगा वो प्रोड्यूस हो रहा है। समझे बात? तो इस प्रकार से ये रहेगा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। समझ में आ गया? कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो ये इस प्रकार से काम करेगा। यहाँ पे एनोड का रिएक्शन ऐसे रहेगा और कैथोड का रिएक्शन ऐसे रहेगा। क्लियर है? ओके। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसका मुझे काम है, इतनी स्पेस मुझे चाहिए और इसलिए मैं इस स्पेस को यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है? ठीक है। तो अब क्या हो रहा है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में देखेंगे। ठीक है। अब हमको ये नहीं पता कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। नहीं पता, बिल्कुल एकदम कुछ नहीं पता हमको। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे और जिंक और कॉपर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करेंगे, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। तो मैं यहां पे लेता हूं केस 1, केस 1 में क्या किया? इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड को मैं A के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। किसके साथ? A के साथ। सो A कनेक्टेड विद C। तो A और C दोनों को कनेक्ट किया। इसका मतलब यहां से जो वायर निकलेगा वो A के साथ कनेक्ट किया। और रिएक्शन को देख रहे हैं हम लोग। किसको देख रहे हैं? रिएक्शन को। रिएक्शन को देख रहे हैं तो ये पता चला कि यहां से हाइड्रोजन गैस के बबल्स बाहर निकल रहे हैं। यहां से ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स का क्वांटिटी बढ़ गया। मतलब हम H2 गैस को पास कर रहे हैं तो बबल्स बाहर निकलेंगे, लेकिन जैसे हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो बबल्स का क्वांटिटी बढ़ गया। बबल्स का क्वांटिटी बढ़ा, इसका मतलब H2 का क्वांटिटी बढ़ा होगा या कम हुआ होगा? देखो नॉर्मली मैंने बोला कि यहां से H2 पास कर रहे हैं तो हर मिनट में 100 बबल्स बाहर निकल रहे हैं, 100 बबल्स। जैसे कनेक्ट कर दिया तो बबल्स का क्वांटिटी बढ़ गया और बबल्स का क्वांटिटी बढ़ेगा, इसका मतलब यहां पे इसके अंदर H2 गैस का क्वांटिटी बढ़ा है। एक इंडिकेशन है। दूसरी कंडीशन, इफ हमने इन दोनों को कनेक्ट किया तो यहां से बबल्स जो निकल रहे थे उन बबल्स का क्वांटिटी कम हो गया। इसका मतलब यहां पे जो हाइड्रोजन हम लोग यूज कर रहे हैं वो हाइड्रोजन यहां से जो पास कर रहे हैं वो रिएक्शन करेगा और किस में कन्वर्ट होगा? H+ में कन्वर्ट होगा।
इफ ये H2 H+ में कन्वर्ट होता है तो बबल्स का क्वांटिटी कम होगा। इफ यहाँ का H+ H2 में कन्वर्ट होता है तो बबल्स का क्वांटिटी बढ़ेगा। समझ गए? इंडिकेशन देखो कि कौन सा रिएक्शन हुआ, ये पता कैसे चलेगा? अंदर देख मतलब झांक के तो नहीं देख सकते कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे? अब मैंने बोला यहाँ पे बबल्स का क्वांटिटी कम हुआ, मतलब कौन सा रिएक्शन हुआ होगा, पहला या दूसरा? यहाँ पे बबल्स का क्वांटिटी कम हुआ, मतलब पहला रिएक्शन हुआ, दूसरा रिएक्शन? पहला रिएक्शन। क्यों? क्योंकि पहले रिएक्शन में हम हाइड्रोजन को यूज करके H+ में कन्वर्ट करते हैं। अब मैंने बोला बबल्स का क्वांटिटी कम हुआ, तो ये वाला था। अब मैंने बोला बबल्स का क्वांटिटी बढ़ गया, इसका मतलब हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ गया, और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? सेकंड वाले रिएक्शन में होता है। कहाँ पे होता है? सेकंड वाले रिएक्शन में। समझ गए बात को? यहाँ तक क्लियर है? अब हमने A को C के साथ कंपेयर किया और A को C के साथ कंपेयर किया तो बबल्स का क्वांटिटी बढ़ रहा है। इसका क्वांटिटी बढ़ रहा है, बबल्स का। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये किसका काम करेगा? एनोड का या कैथोड का? किसका काम करेगा? एनोड का या कैथोड का? यहाँ पे बबल्स का क्वांटिटी बढ़ा, मतलब काम किसका करेगा? कैथोड का। तो सबसे पहले ये बोलता हूं कैथोड का रिएक्शन क्या रहेगा? कैथोड का रिएक्शन कौन सा रहेगा? कैथोड का रिएक्शन होना चाहिए ये वाला। सो इट शुड बी 2 moles of H+ on gain of 2 electrons, it is converted into H2, और इसको बोलेंगे हम लोग रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है? तो इसका मतलब जब इन दोनों को कनेक्ट किया, ये यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो एक में क्या होना चाहिए? ए में क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन। जब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन। तो एनोड का रिएक्शन क्या होगा? तो दूसरा रिएक्शन क्या लिखेंगे? एनोड। तो एनोड का रिएक्शन क्या होना चाहिए? अब रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो ये जिंक जो रहेगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा दैट शुड बी Zn। जस्ट अ मिनट, इसमें क्या होगा? दिस Zn is converted into Zn+2 with loss of 2 electrons. This is called as oxidation half cell reaction. अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा नेट सेल रिएक्शन, एंड दैट शुड बी Zn+2 moles of H+ is converted into Zn+2 plus H2। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, n equals to 2। n equals to 4 नहीं लिखना है, n equals to 2 लिखना है। समझ गए बात को? तो हमने ये देखा कि रिएक्शन कौन सा होगा, कहां पे होगा, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। अब ये देखेंगे इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा। इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा? Zn कन्वर्टेड इनटू Zn+2 डबल लाइन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है, इसका मतलब सॉल्ट ब्रिज तो रहेगा। इसमें रहेगा H+ सिंगल लाइन H2, सिंगल लाइन H2 हो गया। लेकिन ध्यान रखना है, जब हम लोग गैस को यूज करते हैं, जब हम लोग किसी गैस को यूज करते हैं तो उसका प्रेशर लिखना होगा यहाँ पे, और इसका प्रेशर है 1 बार। कितना है? 1 बार है, 1 atm है। प्रेशर कितना है? 1 बार है या 1 atm है? ठीक है, 1 बार लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बार और एटीएम में वैसे भी बहुत कम फर्क है। ठीक है, डॉट मतलब कॉमा देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रोड। तो जब भी कोई गैसीय स्टेट में प्रेजेंट होता है तो उस गैसीय स्टेट के बाजू में उसके इलेक्ट्रोड को मेंशन करना होता है। किसको मेंशन करना होता है? इलेक्ट्रोड को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड को मेंशन कर दिया, और ये रहेगा हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या रहेगा? हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। इसमें लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन विल बी 1 मोलर, और यहाँ पे भी लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन विल बी 1 मोलर। सो दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन। अब क्या हुआ? हमने इसका सेल पोटेंशियल फाइंड किया। क्या फाइंड किया? सेल पोटेंशियल।
तो इसका सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे? इसका सेल पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमको जो सेल पोटेंशियल मिला है ये कहां से मेजर करेंगे? पोटेंशियोमीटर से। तो जो पोटेंशियोमीटर जो रहेगा वो हमको सेल पोटेंशियल बताएगा। तो इस सेल का जो पोटेंशियल था ये था 0.76 कितना था? 0.76 वोल्ट। तो इतना वोल्ट का वहां पे ईएमएफ जनरेट हुआ। जब इन दोनों सेल को कनेक्ट किया गया तो 0.76 वोल्ट का पोटेंशियल वहां पे जनरेट हुआ। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है? ई सेल माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आरएचएस माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलएचएस। ठीक है, क्लियर है? अब ई सेल का वैल्यू दिया हुआ है कितना है? 0.76 दिया हुआ है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटली हमको मिला जब हमने इन दोनों को कनेक्ट किया। इन दोनों को कनेक्ट किया तो वैल्यू हमको इतना मिला, कितना? 0.76 माइनस RHS। कौन है RHS में? H2। और H2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0। वो कितना होता है? 0। तो दिस इज 0 माइनस LHS। समझ गए? समझ गए बात को? अरे क्लियर है नहीं है? अब क्या हुआ, ये LHS में मैं लिख सकता हूं इट इज अ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn प्लस 2 कन्वर्टेड इनटू Zn। ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो आपको रिडक्शन के फॉर्मेट में ही लिखना है। तो इसमें होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn प्लस 2 कन्वर्टेड इनटू Zn इक्वल्स टू माइनस 0.76। और इसीलिए हम जिंक का जो वैल्यू यूज करते हैं माइनस 0.76, ये ऐसे कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया? इस जिंक के हाफ सेल को इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हाफ सेल के साथ कनेक्ट किया गया, सेल पोटेंशियल मेजर किया गया तो सेल पोटेंशियल था 0.76। फिर क्या किया? हमने रेगुलर फॉर्मूला यूज किया, उनमें से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल था वो 0 होता है तो उसका वैल्यू हमने 0 पुट किया और इस प्रकार से हमने यहाँ पे जिंक के इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड किया। सही है? तो ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जो यूज करते हैं ये डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। समझ गए बात को? तो ये होता है वर्क ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हमने ये देखा कि किसी भी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कैसे करते हैं। मैंने एक बार आपको ये तो बता दिया कि A और C को कनेक्ट किया था केस 1 में, आप ऐसे ही केस 2 में B और C को कनेक्ट कर सकते हो और इसी प्रोसीजर से जाके एंड में आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको मिलेगा। ठीक है? तो ये काम होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का या किसी भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का कि हम किस प्रकार से उसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है? तो रिलेटिव इसलिए बोला है क्योंकि ये जो वैल्यू है इस जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल विथ रेफरेंस टू SHE है, तो ये डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये विथ रेफरेंस ही हमको फाइंड करना होगा। तो ये जो वैल्यू है विथ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हिसाब से है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या ये इतना ही सही है, ये क्या इतना अच्छा है जो हमको इतना अच्छा काम करने देता है या इतना अच्छा हमको कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है? नो, इसके भी कुछ लिमिटेशंस है, इसके भी कुछ लिमिटेशंस है। अब वो लिमिटेशन में से क्या है? 2 लिमिटेशन है, दोनों में से पहला देख लेते हैं। इफ मतलब लिमिटेशन में, लिमिटेशन क्या है? पहला, इफ कोई इंप्यूरिटी आती है गैस के साथ तो वो इंप्यूरिटी क्या करती है? प्लैटिनम को खराब कर देती है, प्लैटिनम को खराब कर देती है। इसीलिए हमको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन यूज करने वाले हैं ये हाइड्रोजन हमेशा प्योर फॉर्म में होना चाहिए। इफ ये प्योर फॉर्म में रहेगा तो ही ये पॉसिबल है कि हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ज्यादा देर तक कर सकते हैं।
थोड़ा सा भी इम्प्यूरिटी इस हाइड्रोजन के साथ आएगा और ये उनके साथ प्लेटिनम रिएक्ट करेगा, तो ये वाला जो प्लेटिनम रहेगा ये जल्दी खराब हो जाएगा। ये पहला लिमिटेशन। दूसरा, डिफिकल्ट टू मेंटेन कंडीशंस, मतलब कंडीशन को मेंटेन करना डिफिकल्ट है। तीन मेन कंडीशन है। पहले, प्रेशर हमेशा 1 बार होना चाहिए, टेम्परेचर हमेशा 298 केल्विन होना चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 मोलर होना चाहिए। इफ ये तीनों कंडीशन प्रॉपर्ली मेजर्ड है, तो ही हम ये एक्सपेरिमेंट प्रॉपर्ली कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रॉपर्ली काम कर सकता है। इफ इनमें से एक भी कंडीशन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं रहेगा तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है इनके कुछ लिमिटेशंस, क्योंकि ऐसे कंडीशंस मेंटेन करना नॉर्मली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इफ बात आती है कि हम नॉर्मली इस इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं क्या, तो नॉर्मली यूज करने में यही सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि सपोज मैंने ओपन टेबल लिया है और टेबल के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता हूं, तो उस टाइम पे ये डिफिकल्ट होगा कि हम 1 बार का प्रेशर मेंटेन करें। वो प्रेशर फ्लक्चुएट हो सकता है और प्रेशर चेंज हो गया तो क्या होगा, इसका वैल्यू जो रहेगा वो भी चेंज हो जाएगा, ये वाला फाइनल वैल्यू। टेम्परेचर मेंटेन करना वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट जो रहेगा वो हमको प्रॉपर कंडीशन के साथ करना है। इफ प्रॉपर कंडीशन के साथ करते हैं देन ओनली ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये होते हैं क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। अब इस प्रकार से क्या हुआ, जितने भी एलिमेंट्स थे सभी मेटल्स के लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड किया गया और ये जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड किया था उसको सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज किया है और उस सीक्वेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू का एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है। तो जो टेबल 3.1 आपके बुक में दिया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसको कहा जाता है इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मेन जो है वो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस प्रकार से उनको यहाँ पे अरेंज किया गया है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और किस प्रकार से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो रहेगा वो काम कर सकता है, किस प्रकार से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो रहेगा वो काम कर सकता है। ठीक है, तो इस रिडक्शन पोटेंशियल के टॉपिक को हम यहीं पे खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल के टॉपिक का यहाँ पे एंड। अब क्या पढ़ना है हमको, अब ये तो फाइंड कर लिया कि रिडक्शन पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, फिर सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, ये सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में कैसे फाइंड करते हैं। तो ये सभी के सभी बातें हमने यहाँ पे देख ली हैं। अब ये देखना है कि ये जो सेल पोटेंशियल हम लोग फाइंड करने वाले हैं उस सेल पोटेंशियल का कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन, रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो इसके लिए इक्वेशन आता है और उस इक्वेशन को बोलते हैं नर्न्स इक्वेशन, उसको बोलते हैं नर्न्स इक्वेशन। और ये इक्वेशन क्या करता है, सेल पोटेंशियल और कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों का रिलेशन बताता है। ठीक है, अब ये रिलेशन कैसा है, इस रिलेशन को देखने जाए तो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ, m⁻+10 on gain of n electrons, it is converted into m, it is in solid state, this is in aqueous state। तो यहाँ पे जो मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू को फाइंड करते हैं और इसीलिए मैंने भी यहाँ पे जो रिएक्शन लिया हुआ है वो रिडक्शन के हिसाब से ही लिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने इक्वेशन दिया कि
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी हाफ सेल, ये हाफ सेल है, दिस इज अ हाफ सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली रिडक्शन हो रहा है, ओनली हाफ सेल के हिसाब से जा रहा है। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं हाफ सेल के हिसाब से। तो हाफ सेल के लिए उन्होंने फॉर्मूला बताया, रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस RTNF इंटू ln, और इसमें रहेगा Q, इसमें रहेगा Q, सिंपल। ठीक है, तो ये इक्वेशन उन्होंने बता दिया। ठीक है, ये है रिडक्शन पोटेंशियल, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा 1 मोलर पे ही रहेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा 1 मोलर पे ही रहेगा। ये वाला जो रहेगा ये डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर हो सकता है, और वही हमको देखना है कि कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे तो सेल पोटेंशियल के ऊपर, रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। रिपीट कर रहा हूं मैं, कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू के ऊपर होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 मोलर ही होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 मोलर ही होता है। R स्टैंड फॉर गैस कांस्टेंट, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और F का मतलब होता है फैराडे, F का मतलब होता है फैराडे। ये देखेंगे हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1। यहाँ पे ln Q लिखा हुआ है, ये Q क्या है? Q क्या है? Q यहाँ पे जो है ये Q है, Q इज अ रिएक्शन क्वेश्चन। नाम याद है? रिएक्शन क्वेश्चन कहां पढ़ा था? Q इज अ रिएक्शन क्वेश्चन कहां पढ़ा था? Q इज अ रिएक्शन क्वेश्चन कहां पे पढ़ा था? ये हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, और रिएक्शन क्वेश्चन का फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन K का भी फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या Q और K दोनों सेम है? बोथ आर सेम? नो। Q जो होता है वो हम कहीं पे भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो या तो इक्विलिब्रियम में ना हो, लेकिन हम K का वैल्यू वहीं पे फाइंड करेंगे जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये वैल्यू तब फाइंड करेंगे जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, और ये वैल्यू तब फाइंड करेंगे जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। हाँ, दोनों का फॉर्मूला भले ही हमको सेम लगता है, दोनों का फॉर्मूला हमको सेम दिखाई देता है, बट दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। अब N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उसमें ऐसा होता है, इस ln को log में कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? E रिडक्शन, E नॉट रिडक्शन माइनस क्या होता है, ln को log में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2.303 RT NF log concentration of product upon concentration of reactant। ठीक है, concentration of product and concentration of reactant। इसमें ऐसा होता है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, इसमें F T R and 2.303 all are constant। तो रिएक्शन हम सेम टेम्परेचर पे करते हैं 298 केल्विन पे, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन देख रहे हैं, मतलब ये मान के चलते हैं कि टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और वो 298 केल्विन ही रहेगा। ठीक है, वो उतना ही होता है। ठीक है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं ये 2.303 एज इट इज है। R इज अ कांस्टेंट, R का वैल्यू कांस्टेंट है, T का वैल्यू कांस्टेंट है, और फैराडे का वैल्यू भी कांस्टेंट है। 1 farad equals to 96.00 coulombs। So all three values are constant
तो ऐसा कहा जाता है 2.303 RT/F। इसका पूरा कैलकुलेशन करते हैं, इनका पूरा कैलकुलेशन करते हैं, तो इनका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आता है वो आता है 0.0591। इतना, तो इतना कुछ लिखने के बजाय हम इतना सा लिखेंगे तो भी बात बन जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट वाला इक्वेशन क्या बनेगा? नेक्स्ट इक्वेशन विल बी E रिडक्शन इक्वल्स टू E नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591/n। ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन नेट सेल। याद आया? हम नेट सेल में n का वैल्यू फाइंड करते थे, इस n के वैल्यू को यहां यूज करना है। तो ये रहेगा n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है? मेटल इन सॉलिड स्टेट, तो ये रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल इन सॉलिड स्टेट, और यहां पे रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल टू द पावर +n इन एक्वस स्टेट। तो ये रहेगा फॉर्मूला। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो हाफ सेल के लिए है, सेल रिएक्शन के लिए। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये हाफ सेल के लिए रहेगा, सेल रिएक्शन के लिए रहेगा। दिस फॉर हाफ सेल, ये किसके लिए है? हाफ सेल के लिए। तो दिस इज द फॉर्मूला टू यूज ओनली फॉर हाफ सेल, ये रिएक्शन के लिए नहीं है। एक बात का ध्यान रखना है, इफ कोई भी प्योर सॉलिड होता है या तो प्योर लिक्विड होता है या तो कोई प्योर गैस होता है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा वो हमेशा यूनिट होगा। तो इनका प्योर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन, प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन और प्योर गैस का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 रहेगा। सपोज मैंने यहां पे लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn ऐसे, इसका मतलब यहां पे ओनली Zn प्रेजेंट है, Zn के अलावा दूसरा कोई नहीं है। इसका मतलब ये प्योर स्टेट में है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मैं यहां पे लिखूंगा 1, 0 नहीं 1। लेकिन जब मैं बात करता हूं Zn+2 इन एक्वस स्टेट की, ठीक है, यहां पे लिखा तो वैल्यू इज 1, यहां पे वैल्यू 1। तो ये सेकंड वाला सही है गलत है? क्या ये प्योर है इम्प्योर है? इसको इम्प्योर बोलेंगे। क्यों इम्प्योर बोलेंगे? क्योंकि Zn+2 वाटर के साथ मिक्स है। तो Zn इज मिक्स्ड विद वाटर, मतलब Zn के साथ वाटर मिक्स है, इसका मतलब ये इम्प्योर स्टेट में है। और इफ ये इम्प्योर स्टेट में रहेगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 नहीं होगा। ये बहुत कंफ्यूज करता है, ध्यान देना, ठीक है। सपोज मैंने यहां पे लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इन गैसियस स्टेट, तो क्या ये सही है गलत है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल्स टू 1, क्या ये सही है? यस। व्हाई? बिकॉज यहां पे ओनली हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये सही है। लेकिन मैं ऐसा लिखता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इन एक्वस मीडियम दैट इज इक्वल्स टू 1, तो मेरे हिसाब से ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये एक्वस के साथ मिक्स है, वाटर के साथ मिक्स है, तो दैट मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू 0। बात समझ गए मेरी? तो प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड या तो प्योर गैस में होता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 0 लेंगे। मैंने यहां पे लिखा है ओनली H2O इन लिक्विड स्टेट, तो क्या ये सही लिखा है गलत लिखा है? ये सही लिखा है गलत लिखा है? ये सही है। क्यों? क्योंकि यहां पे ओनली H2O प्रेजेंट है। लेकिन मैं ऐसा लिखता हूं हियर NaCl H2O, तो ये ऐसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि NaCl के साथ वाटर मिक्स है, मतलब ये इम्प्योर स्टेट में है। तो ये डिफरेंस होता है प्योर और इम्प्योर फॉर्म का। तो ध्यान रखना है, जब भी प्योर फॉर्म में कोई होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 लिखना है, वैल्यू 1 लिखना है, 0 नहीं लिखना है। समझ गए बात को? दोनों डिफरेंट है, वैल्यू 1 लिखना है, 0 नहीं लिखना है, ठीक है। अब ये हाफ सेल के लिए है, ये किसके लिए है? हाफ सेल के लिए। अब मैं कंप्लीट सेल के लिए लिखता हूं, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखता हूं, वन हाइपोथेटिकल रिएक्शन, और वो हाइपोथेटिकल रिएक्शन है कैपिटल A ऑन रिएक्शन विद कैपिटल B, और ये रिएक्शन करेगा तो हमको मिलेगा कैपिटल C और कैपिटल D। ये प्योर है कि इम्प्योर है वो हमको नहीं पता, बस रिएक्शन लिखते जा रहे हैं।
अब इनके कोएफिशिएंट लिखूंगा मैं, ये रहेगा a, b के कोएफिशिएंट स्मॉल b, c के कोएफिशिएंट स्मॉल c और d के कोएफिशिएंट स्मॉल d। समझ गए? अब मैंने पूछा ये कौन सा रिएक्शन है, ये कंप्लीट रिएक्शन है, तो ये मान के चलते हैं कि इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, और ये रेडॉक्स रिएक्शन है। और रेडॉक्स रिएक्शन रहेगा तो किसी का ऑक्सीडेशन होगा, किसी का रिडक्शन होगा, बात तो वही है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा ई सेल इक्वल्स टू ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 अपॉन n इनटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये बन जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A अपॉन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। ये समझ में आ गया ना? ये इक्विलिब्रियम में पढ़ा था हमने कि Kc का वैल्यू या Qc का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो इस रिएक्शन के लिए ढूंढना है तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, ये आप किसी भी रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हो। मतलब वो रेडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए, तो उस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए आप इस वैल्यू को यूज कर सकते हो। समझ गए बात को? तो इस प्रकार से हमने ये वाला फॉर्मूला जनरेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ Zn प्लस Cu प्लस 2 इज कन्वर्टेड इनटू Cu प्लस Zn प्लस 2। इसको इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? इस रिएक्शन को इस फॉर्मेट में लिखना है तो क्या करेंगे, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n का वैल्यू कितना आएगा इस रिएक्शन के लिए, n का वैल्यू कितना रहेगा, n विल बी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 4, तो n का वैल्यू 4 होना चाहिए। अरे 2 गेन किए, 2 लूज किए, 4 हो गए ना? नहीं, 2 होने चाहिए। ट्रांसफर कितने किए, ट्रांसफर कितने किए, 2, तो यहां रहेगा 2 इनटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन कौन है, कॉपर और Zn प्लस 2। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 डिवाइडेड बाय concentration of reactant, so concentration of Zn and concentration of Cu plus 2। सही है, क्लियर है? क्या इनमें से हम किसी को कट कर सकते हैं? किसको कट कर सकते हैं, कॉपर न्यूट्रल और Zn न्यूट्रल को। क्यों? क्योंकि ये कॉपर न्यूट्रल स्टैंडर्ड स्टेट में प्योर फॉर्म में है, Zn न्यूट्रल जो रहेगा ये भी प्योर फॉर्म में है, तो इन दोनों को हम लोग कट करेंगे। तो नेक्स्ट वाला जो इक्वेशन रहेगा, इस इक्वेशन में इन दोनों को यूज नहीं करना है। अब क्या हुआ, हम कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो एक लाइन नीचे लिख लेता हूं ताकि इक्वेशन क्लियर हो जाएगा। तो इक्वेशन रहेगा ई सेल, इक्वेशन रहेगा ई सेल इक्वल्स टू ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, इनटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन गया। अब इसमें बात करेंगे तो Zn प्लस 2 जो रहेगा वो हमारा प्रोडक्ट है, Zn प्लस 2 जो रहेगा वो हमारा प्रोडक्ट है। सो दिस इज आवर प्रोडक्ट एंड दिस इज आवर रिएक्टेंट। तो क्या होगा, जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जब Zn प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का और ई नॉट सेल का कुछ रिलेशन रहेगा, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का और ई नॉट सेल का कुछ रिलेशन रहेगा। मतलब इस प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ई नॉट सेल डिपेंड रहेगा या नहीं रहेगा, ई नॉट सेल डिपेंड रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये पूछा है, इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है, और इसका वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है ई रिडक्शन ऑफ RHS माइनस ई रिडक्शन ऑफ LHS।
मैंने आपको ई सेल नहीं बोला, मैंने ई नॉट सेल बोला था, ध्यान रखना है मैंने क्या बोला है। तो हम इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का हम ई नॉट सेल के साथ कोई रिलेशन नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा 1 मोल पे होता है, 1 मोलर होता है, तो ये कांस्टेंट होता है। लेकिन इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं तो ई सेल का वैल्यू चेंज होगा। अब ये मान के चलते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, और जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। तो इस टाइम पे ई सेल का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा? कंडीशन फिर से बता रहा हूं मैं। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। तो Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, तो ई सेल का वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, तो ई सेल का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा? दो ही ऑप्शन है, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। देखने में लगता है कि ई सेल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखने में ऐसा लगता है कि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बट रियल में ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में कांटा बन गया, ये नेगेटिव चार्ज, बीच में ये नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब जो हमको दिखेगा उसका उल्टा होगा। समझ गए बात को? तो इस नेगेटिव साइन के वजह से जो हमको दिख रहा है उसका एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा। देखने में लगता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई सेल, बट रियल में ऐसा है नहीं। रियल में क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 एंड ई सेल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना हम Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना ही ई सेल का वैल्यू कम होगा। समझे बात को? समझे बात को? तो ऐसा होगा। इसलिए ध्यान रखना है पूरे इक्वेशन पे, और ध्यान रखना है उनके साइन की तरफ, ठीक है? गड़बड़ तो नहीं होगी। समझ गए बात को? और इस इक्वेशन को बोलते हैं नर्स्ड इक्वेशन। ये नर्स्ड इक्वेशन जो रहेगा यह एक हाफ सेल के लिए है, लेकिन ये वाला जो नर्स्ड इक्वेशन है ये कंप्लीट सेल के लिए है, ठीक है? तो इस नर्स्ड इक्वेशन ने क्या बोला था कि ये जो सेल पोटेंशियल है, नॉट नहीं है उसमें, ठीक है? तो इस सेल पोटेंशियल का और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन क्या है? मतलब हम इधर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो इस वैल्यू में क्या चेंज होगा ये बताने का काम करता है नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है? ये बताने का काम कौन करेगा? नर्स्ड इक्वेशन। समझ गए बात को? ऑल क्लियर? ठीक है? सो दिस इज अबाउट द नर्स्ड इक्वेशन। तो नर्स्ड इक्वेशन को यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग।